नमस्कार। YouTube पर ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। मैं अपने दर्शकों को हमेशा एक मशवरा देता हूं। जब भी कोई भी सरकार आपके सामने कोई डेटा रखे तो एक बार उसकी छानबीन जरूर कर लीजिए। खासकर जब ये डेटा किसी सरकारी तंत्र, सरकार के मंत्री या फिर स्वयं प्रधानमंत्री ही क्यों ना दे रहे हों। क्योंकि जब भी सरकार की तरफ से कोई डेटा हमें दिखाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और ज्यादातर ये मान के चलिए कि ये डेटा आपको दिखाया कम जा रहा है और छुपाया ज्यादा जा रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में कुछ इसी तरह की डेटा की बात करेंगे। ये डेटा या तो सरकार की तरफ से आपको दिखाया जा रहा है या उसकी प्रोपेगेंडा मशीन के द्वारा। चाहे किसने भी आपको दिखाया हो, उसके पीछे की पूरी कहानी यानी कि पूरा डेटा देखिए और फिर स्वयं निर्णय करिए कि आपको क्या उसको सच मानना है या नहीं मानना है, या आगे जो भी आपको करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि ये चैनल अभी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। उदाहरण के तौर पर मैं पीयूष गोयल जी का एक वक्तव्य दिखाता हूँ। ये स्टेटमेंट पीयूष गोयल जी ने दिया था भारत के एक्सपोर्ट्स के बारे में, यानी कि निर्यात के बारे में। और ये खबर सब तरफ अखबारों में भी छपी थी। मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ और मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करके बताता हूँ। असल में खबर बस यही है कि हमारा निर्यात पिछले साल 750 अरब डॉलर पार कर गया। अब देखिए ये स्टेटमेंट किस तरह से बना के आपके सामने रखा गया। पीयूष गोयल जी कहते हैं, आजादी के 75वें वर्ष में भारत का कुल निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया, ऑल टाइम हाई। चलिए ये ठीक है। अत्यंत चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच निर्यात का मील का पत्थर हासिल किया, ये भी कुछ हद तक ठीक है। सर्कमस्टांसेस कुछ ग्लोबल ऐसे थे कि उसमें हमने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है। अब बाकी 3 पॉइंट ये खबर से कोई इसका मतलब नहीं है। इसमें से एक पॉइंट तो केवल प्रधानमंत्री की तारीफ में ही बोला गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए 5 प्रण 2047 में एक विकसित भारत एट 100 का नेतृत्व करेंगे। चलिए मैं अब इस डेटा के पीछे की पूरी कहानी आपको बता देता हूं। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये भारत के व्यापार का संतुलन यानी कि ट्रेड बैलेंस के बारे में है, जो कि पूरी पिक्चर आपको बताता है। पीयूष गोयल जी इस फिगर की बात कर रहे हैं कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट 770 बिलियन डॉलर के करीब रहा है 2022-23 में, जो कि पिछले साल 676 बिलियन डॉलर था और लगभग 13.8% की इसमें वृद्धि हुई है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला मर्चेंडाइज बोलते हैं और दूसरा सर्विसेज। मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट्स पिछले साल हमारा 447 बिलियन डॉलर से थोड़ा ज़्यादा रहा है और सर्विसेज का एक्सपोर्ट लगभग 323 बिलियन डॉलर रहा है। इन दोनों कंपोनेंट्स मर्चेंडाइज और सर्विसेज, इन दोनों का अलग अलग ट्रेड बैलेंस पर एक बार ध्यान दीजिए। 2022-23 में हमारा टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट यानी कि आयात 714 बिलियन डॉलर रहा। इस वजह से हमें घाटा 266 बिलियन डॉलर के करीब हुआ था। यही घाटा उससे पहले वर्ष 21-22 में 151 बिलियन डॉलर था। तो इसलिए घाटा बढ़कर हमारा लगभग 40% बढ़ चुका है। सर्विसेज में उधर हमारा मुनाफा बढ़ा है, लगभग 35% हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़े हैं लेकिन एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा तेज़ गति से बढ़े हैं।
हालांकि एक कन्वेंशन रहा है कि हम लोग जब एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की ही वैल्यूज़ दिखाते हैं, लेकिन इस साल उसमें सर्विसेज भी जोड़ के मंत्री साहब ने ये फिगर्स दिए हैं, जिससे ये ओवरऑल घाटा हमें कम लगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मर्चेंडाइज के घाटे का सवाल है, वो एक ऑल टाइम हाई पर है। इतना घाटा हमें आज से पहले कभी नहीं हुआ। पिछले साल के मुकाबले हमारा घाटा लगभग 46% ज्यादा हो गया है। ये है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का ग्राफ। पिछले 12-13 साल का डेटा मैंने यहाँ दिखाया है। इसमें एक बात आप नोट कर लीजिए कि हमारा ट्रेड बैलेंस ज़्यादातर कंट्रोल में ही रहा है। सन 2000 के बाद जब हमारी ग्रोथ एकदम से बढ़ी है, उसके बाद ही हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगा है, लेकिन सर्विसेज उसको कंपनसेट कर देते थे। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहले 2 साल हमारा ट्रेड बैलेंस कम होता गया, यानी कि डेफिसिट कम होता गया। लेकिन एकदम से सन 2016-17 में ये डेफिसिट ऑलमोस्ट दुगना हो गया था। और आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, तो हमारी इकोनॉमी की कहानी उसके बाद से गड़बड़ा गई। ना केवल डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी का भी कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करा गया कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते गए। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही साल 2017-18 में हमारा ट्रेड डेफिसिट पहली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में $100 बिलियन ये पार कर गया। स्थिति कुछ संभल ही रही थी। अगले साल ये डेफिसिट घट गया, केवल $73 बिलियन हुआ, और उसके बाद हो गया कोरोना के दिनों में हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी बढ़ गए थे। इस वजह से हमारा डेफिसिट काफ़ी घट गया था, और जैसे ही इकोनॉमी रिवाइव की तो वापस ये उसी लेवल पर आ गया जहां के ये 18-19 में था। लेकिन ध्यान दीजिए पिछले 2 साल में हमारा ट्रेड डेफिसिट कहां पहुंच गया है। 2021-22 में $191 बिलियन डेफिसिट रहा, और इस वर्ष 2022-23 में $266.7 बिलियन हमारा ट्रेड घाटा हो गया है। तो अगर $750 बिलियन का निर्यात एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड है, तो हमारा ट्रेड बैलेंस घाटा $266 बिलियन उससे भी बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये उससे भी बड़ा एक ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप तालियां एक चीज के लिए बजाते हैं तो दूसरी भी आप जनता को बता दीजिए। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, और ये किस्सा पहले वाले से बहुत ज्यादा मजेदार है, आप जरूर देखिए। मैं इन महानुभाव श्री अनुपम खेर जी की एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। ये कहते हैं इस ट्वीट में, इसको कहते हैं भारत का कमाल। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद, कोरोना की महामारी के बावजूद, इन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारा अकेला ऐसा देश है जहां रिसेशन की 0% संभावना है। ये है भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि। देश बदल गया है, जय हो। अब शायद इनको महाभक्त या भक्त बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, लेकिन एक बात, एक खासियत इनमें है, ये कभी भी बेमतलब में, बेटाइम और बेढंगे तरीके से मोदी जी की तारीफ करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। और अपनी इस ट्वीट में अनुपम खेर जी ने इस दूसरी ट्वीट वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका रेफरेंस दिया है, जो है रिसेशन प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट 2023, और इसमें इंडिया का नाम सबसे ऊपर है, 0%, यानी कि यहाँ पर रिसेशन आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। पहली चीज तो अनुपम खेर जी, दुनिया में 195 देश हैं, केवल 20 देश नहीं है जिसकी लिस्ट यहाँ पर दिखाई गई है। और दूसरे, मेरा आपसे एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इस लिस्ट में भारत का नाम है ही क्यों? ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि
19 गधे हैं और उसमें आपने एक घोड़ा डाल दिया और फिर घोड़े को देखकर कह रहे कि इसका गधा होने की प्रोबेबिलिटी तो 0% है। मैं आपको समझाता हूं कि आज तक भारत में रिसेशन कितनी बार आया है। रिसेशन का मतलब होता है जब हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, यानी कि 0 से कम, 0 से कम। 1960 के बाद यानी कि पिछले करीब 60-65 वर्षों में केवल 4 ऐसे मौके हुए हैं जब हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हुई है, यानी कि हम रिसेशन में चले गए। पहली थी 1965 में, दूसरी 1972 में, तीसरा 1979 में और चौथा 2020 में। अब आपको अच्छी तरह याद होगा 1965 और 72 में हमारे युद्ध हुए थे पाकिस्तान के साथ। पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ, दूसरा भी पाकिस्तान के साथ, और जब बांग्लादेश बना था। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, एक ग्लोबल क्राइसिस खड़ी हो गई थी क्योंकि वहां से कच्चे तेल का निर्यात नहीं हो रहा था और भारत पर उसका काफी प्रभाव पड़ा था। और 2020 में तो आप जानते ही हैं, कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी। तो 62-63 सालों में केवल 4 बार ऐसा हुआ है जब हमारी ग्रोथ नेगेटिव हुई और हम रिसेशन में गए। तो अगर आप वैसे भी प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये 0 के बराबर ही है। और इस वक्त 2023 में तो कोई ऐसी ग्लोबल क्राइसिस भी नहीं है जिसकी वजह से ये आशंका हो कि शायद हम रिसेशन में चले जाएंगे। तो इस लिस्ट में भारत का होना बिल्कुल बेमतलब बात है। जहां तक जीडीपी ग्रोथ का सवाल है, तो अगर कोई रिकॉर्ड मोदी सरकार ने बनाया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये पीले बॉक्स के नीचे देखें तो ये 4 लाल लाइनें हैं, यानी कि लगातार 4 साल हमारी जीडीपी ग्रोथ गिरती गई है। 2017 में ये 1.46% गिरी, 2018 में 0.34%, 2019 में ये 2.72 और 2020 में 10.33% गिरी है। तो लगातार 4 वर्ष, ये पहली बार हुआ है हमारे देश के इतिहास में कि जीडीपी ग्रोथ लगातार 4 साल गिरी है। इससे पहले अगर कहीं लगातार गिरी है तो वो 3-3 साल गिरी है। एक बार ये 1971 वॉर के आसपास और दूसरे बार 1990 के शुरू में। अब ये बात तो अनुपम खेर जी अवश्य ही आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको डेटा में दिलचस्पी है और आप ये ग्राफ्स और देखना चाहते हैं तो मेरे को आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @theinfodiggers, और फेसबुक पेज भी है व्हाट डज दिस डेटा से, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ ये डेटा मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।